Good morning, students. How are you, student? Today we will discuss about the remaining part of chapter 5 in geography, major domains of the earth. In our earlier video, we were discussing about the four domains. Then first lithosphere, second hydrosphere, third atmosphere, and fourth biosphere. We were discussing lithosphere and hydrosphere. So today we will discuss about the threats of uh, threats to availability of fresh water. Students, as you know, although that we have abundant source of fresh water, बट दे आर रनिंग आउट फास्ट। यानी आप सबको बताइए बेटा कि हमारे पास बहुत सारे फ्रेश वाटर के सोर्स है। जैसे कि हमने अपनी अर्लियर वीडियो में पढ़ा था कि हमारे पास फ्रेश वाटर कहाँ से आता है, आइस से, यानी जैसे पोंड से, ग्लेशियर जो होते हैं आइस की, तो ग्लेशियर से आता है, हमारा हैंडपम्प से, ठीक है, ग्राउंड वाटर जो होता है, स्प्रिंग्स, ये सभी हमारे फ्रेश वाटर के सोर्स हैं। बट क्या है, ये सोर्सेज अब ख़त्म होते जा रहे हैं। कौन कौन से रीज़न रिस्पॉन्सिबल हैं इन सब के लिए, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहला रीज़न है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन कैसे होता है, देखिए बेटा कि जैसे फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स या हमारा जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, हम उसको कहाँ डाल देते हैं, रिवर्स में, लेक में, या फिर पॉन्ड्स में, किसी भी तरह का वाटर बॉडीज़ में। इसकी वजह से वो सारे फ्रेश वाटर के जो सोर्सेस हैं वो सब दूषित होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी हम तो अपनी वेस्टेज को कहाँ डालते हैं, वाटर बॉडीज़ में, बट वो हमारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज को ख़त्म कर देती है। ये बहुत ही बड़ा मेजर थ्रेट है किसे, जो हमारे एनिमल और प्लांट्स जो हमारी लाइफ है उनको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। सेकंड आता है हमारा एक्सेसिव इरिगेशन, यानी बहुत ज़्यादा हमारी सिंचाई। ड्यू टू नीड्स टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटीज आर बीइंग सेट अप इन विच लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड विच मे नॉट बी सुटेबल फॉर द एरिया। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो उस पॉपुलेशन को नीड्स को पूरा करने के लिए हमें अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जब हम अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके लिए हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो हम अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज़ को, यानी सिंचाई की सुविधा को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कि उस एरिया के लिए सुटेबल नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो हम जब वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं तो उसमें कहीं भी लीक्स या क्रैक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा बहुत वेस्ट होता है वाटर। ठीक है, यानी अगर कहीं पे लीकेज हो गया या हमारा क्रैक आ गया कहीं पे, हमें जो इरिगेशन फैसिलिटीज हमने कराई है, तो वहाँ पर वाटर हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। एक्सेसिव थर्ड है एक्सेसिव कंजप्शन। इंक्रीज पॉपुलेशन हैड लेड टू इंक्रीज कंजप्शन एंड ग्लोबल टेम्परेचर। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा वाटर का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होने लगा है और हमारा ग्लोबल टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। दिस दिस हैज़ इंक्रीज स्पीड एट विच पोलर आइस कैप्स आर मेल्टिंग। और इसकी वजह से ही बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा हमारे पोलर आइस कैप जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, यानी जो पिघल रहे हैं। पोलर आइस कैप्स मतलब बेटा जहाँ पर हमारा पूरे साल बर्फ़ रहती है, ठीक है, यानी जो ग्लेशियर होते हैं वो। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, द एयर एनवलप अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक एयर जो है उसका कवर्ड बना हुआ है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड अप टू 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। और ये हमारे अर्थ सरफेस के 1600 किलोमीटर ऊपर तक है, फैला हुआ है। In fact, about 90% of the air of atmosphere is found very close to the earth surface। अगर हम देखें तो 97% जो हमारा एयर है, एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो हमें बहुत ही अर्थ के सरफेस के नज़दीक मिल जाती है। द एटमॉस्फेयर जनरली बिकम थिन एज वी गो हायर इनटू एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर पर, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता जाता है, थिन होता जाता है, ठीक है, यानी पतला होता जाता है। एट लास्ट
इट बिकम सो थिनर, लेकिन हम बिल्कुल लास्ट पर चले जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा थिनर, पतला हो जाता है, यानी बेटा बहुत दूर दूर हो जाते हैं यहाँ पर गैसेस जो है। दिस इंक्रीज इन नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड एयरलेस आउटर स्पेस बियॉन्ड। और इसका मतलब ये है कि जब हम जैसे लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी शार्प हमें बाउंड्री नहीं मिलती है, कहाँ पर, एटमॉस्फेयर और एयरलेस आउटर स्पेस के बीच में, ठीक है, बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द एयरलेस आउटर स्पेस। नेक्स्ट फैक्ट फैल देखिए, द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 5.15 मल्टीप्लाई 1018 किलोग्राम। इट बिकम्स थिनर एज वंस गो अवे फ्रॉम द अर्थ। जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ का वो कितना है, 5.15 मल्टीप्लाई बाय 1018 किलोग्राम। इट बिकम, ये पतला होता जाता है जैसे कि हम अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। अब है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारा कैसे बना है, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर अभी हमने पढ़ा कि ये एयर की एक हमारी लेयर होती है, ठीक है, यानी यहाँ हमारे अर्थ के चारों ओर एक लेयर है जो हमारा बहुत सारी गैसेस हैं, हमारा एनवेलप जो अर्थ के चारों ओर है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। अब एयर में कौन सी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर नियर अर्थ सरफेस हैज़ फेयरली कंस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ दीज गैस। और जब जो हमारी एयर है जो कि अर्थ के सरफेस के पास है उसमें एक फिक्स्ड कंस्टेंट प्रोपोर्शन में सारी गैसेस है, जैसे कि नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21% और अदर जो गैसेस हैं वो 1% है, ठीक है, बाय वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ऑक्सीजन में भी रिगार्ड्स एज द ब्रीथ ऑफ लाइफ एज विदाउट द लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। जैसे कि हम सबको ही पता है बेटा कि ऑक्सीजन जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना तो हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं कर सकते हैं, यानी हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। और ऐसे ही नाइट्रोजन अलोंग कैन नॉट सपोर्ट लाइफ बट इट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाइट्रोजन जो है वो हमारी लाइफ को तो सपोर्ट नहीं करती है बट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए जो है ज़रूरी होती है, हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हेल्प प्लांट टू ग्रो। और जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है ये हमारे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इन इट्स लोअर पार्ट्स, इसके लोअर पार्ट्स में एटमॉस्फेयर कंटेन्स वाटर वेपर विच गिव अस रेन एंड स्नो। और जो हमारा एटमॉस्फेयर का लोअर पार्ट है उसमें हमारा वाटर वेपर और होता है जो कि हमें बारिश और स्नो के रूप में आता है, ठीक है, यानी बारिश और स्नो जिसकी वजह से होती है। जो हमारी डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो अलग अलग होती है, यानी हमारे जैसे जैसे हम हाइट पर चले जाते हैं तो हमें एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। इट इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल एंड गोज़ ऑन डिक्रीजिंग रैपिडली अपवर्ड। जैसे जैसे हम सी लेवल से दूर जाते हैं, हाई पर चले जाते हैं तो हमें डिक्रीज़ देखने को मिलता है बहुत तेज़ी से, यानी हमारा एटमॉस्फेयर में डिक्रीज वो कम होने लगता है। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो अपवर्ड। यानी ऊपर ऊपर जाएंगे तो हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी जितनी हम ऊंचाई पर जाएंगे उतना ही हमारा टेम्परेचर भी कम होता चला जाएगा। एयर हैज़ वेट एंड देयरफॉर इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस। एयर के पास क्या होता है, वेट होता है, इस वजह से ये हमारे प्रेशर अर्थ के सरफेस पर प्रेशर डालती है। वी डू नॉट फील इट्स वेट बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द आउटसाइड आवर बॉडी इन द सेम। हम जो है इसके वेट को फील नहीं करते हैं क्योंकि जो प्रेशर होता है, हाँ, द प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी का इनसाइड और आउटसाइड का प्रेशर दोनों सेम होते हैं, इस वजह से हम एयर का प्रेशर फील नहीं कर पाते हैं। द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ सरफेस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो भी हमारे अर्थ के सरफेस पर
हर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अलग अलग होता है। द डिफरेंस इन एयर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक द एयर ऑन मूव्स, और जो डिफरेंस होता है एयर प्रेशर का हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से ही एयर मूव करती है। मूविंग एयर को विंड कहते हैं। द मूविंग एयर इज नॉन एज विंड। मूविंग एयर क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। यानी जो एक एयर जो होती है वो इधर से उधर जब मूव करती है तो हम उसको क्या कहेंगे? विंड कहेंगे। ओके। The atmosphere serves as blanket of the earth and maintain fairly even temperature both day and night। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या है? एक ब्लैंकेट है हमारे अर्थ का, और मेंटेन करके रखता है हमारे टेम्परेचर को दिन और रात में। इन इट्स absence, हमारा एटमॉस्फेयर ना होता तो डे और नाइट अर्थ पर जो हमारे होते हैं मून की तरह होते हैं। ठीक है, यानी डे एंड नाइट ऑन द अर्थ वुड बी लाइक दोज ऑन द मून, जैसे मून पर होते हैं उस तरीके के होते हैं। एग्जाम्पल, डे वुड बी वेरी हॉट, और डे बहुत ज़्यादा हॉट होता और नाइट बहुत ज़्यादा ठंडी होती। ठीक है, ये तो हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से ही बैलेंस बना के रखा है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है? एटमॉस्फेयर की हमारी कितनी लेयर होती हैं? अलग अलग लेयर होती हैं। ये हमारे टोटल 5 लेयर में डिवाइड होता है। ठीक है, तो हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा 5 लेयर में डिवाइड है। कौन कौन सी लेयर होती हैं और ये लेयर किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? ये हमारे डेंसिटी और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग है। ये सबसे पहली लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर, सेकंड हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसोस्फेयर, फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ हमारी है एक्सोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हमारी एटमॉस्फेयर की सबसे लोअर लेयर होती है। देखिए बेटा, ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। उसके बाद हमारा ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ये हमारी 5 लेयर होती हैं। तो जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है ये हमारी लोअर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। इट्स एवरेज हाइट फ्रॉम सी लैंड इन इज़ 13 किलोमीटर। और सी लैंड से यानी हमारा जो समुद्र वाला एरिया है वहाँ से इसकी कितनी लेंथ है? इसकी हमारी सिर्फ 13 किलोमीटर है। ओके, एज वी गो अप इन दिस लेयर, जैसे जैसे हम इस लेयर से ऊपर चले जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर क्या होता रहता है? हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है। डिक्रीज का मतलब है यानी टेम्परेचर कम होने का मतलब होता है कि ठंड बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ऑल द वेदर चेंज टेक प्लेस इन दिस रीजन। जितना भी वेदर होता है इस रीजन में वो चेंज होता रहता है। दिस लेयर कंटेन वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। और ये जो लेयर होती है ये वाटर वेपर और इसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। सेकंड होती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, इज प्रेजेंट अबव द ट्रोपोस्फेयर। ये हमारे ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है। ठीक है, ऑन इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 30 किलोमीटर आफ्टर द ट्रोपोस्फेयर। और ये हमारे ट्रोपोस्फेयर से 30 किलोमीटर ऊपर होती है। ठीक है, दिस लेयर कंटेन वेरी लेस वाटर वेपर। इसमें बहुत कम वाटर वेपर होता है। और इट इज़ सुटेबल फॉर एरोप्लेन टू फ्लाई। और ये एरोप्लेन के फ्लाई के लिए बहुत ही अच्छी होती है, सुटेबल होती है। ओजोन लेयर भी इसी में प्रेजेंट होती है। यानी हमारी ओजोन लेयर कहाँ पर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। एंड it which absorb the ultraviolet ray from the sun and protect the earth। और ओजोन लेयर क्या काम करती है? ये जो हमारी सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती है यानी हानिकारक जो रेज होती हैं उनको एब्जॉर्व करती है और ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है बेटा, अगर ओजोन लेयर नहीं होगी तो हमें हमारे अर्थ पर सन रेज जो है वो डायरेक्ट आएंगी और सन की रेज बहुत तेज होती है। ठीक है, वो हमारी अब क्या होता है ओजोन लेयर से टकराकर तब वो हमारे अर्थ पर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेसोस्फेयर इज प्रेजेंट अबाउ स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर के हमारे ऊपर होती है। देन द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इज़ वेरी लेस। इस लेयर का टेम्परेचर बहुत कम होता है और ये भी स्ट्रेटोस्फेयर के 30 किलोमीटर ऊपर होती है। 30 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर। ठीक है, आफ्टर द ट्रोपोस्फेयर एंड 80 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अर्थ सरफेस से कितनी होती है? 80 किलोमीटर। ठीक है, यानी आपके स्ट्रेटोस्फेयर से
तो 30 किलोमीटर ऊपर बाद में आ जाएगी, और वहाँ से हमारे अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर तक। थर्मोस्फेयर इज लोकेटेड, हमारी फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर है, और ये कहाँ पर होती है, 400 किलोमीटर अबव द मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर से 400 किलोमीटर ऊंची होती है। इन दिस लेयर टेम्परेचर इंक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट, और ये इस लेयर में जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता रहता है जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज होगी, यानी ऊपर जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाएगा। रेडियो वेव्स ट्रांसमिट फ्रॉम दिस रीजन, जो रेडियो वेव्स होती है वो भी इसी रीजन में हमारे ट्रांसमिट किए जाते हैं, विच हेल्प रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, और जो हमारे रेडियो ब्रॉडकास्ट में हमारी हेल्प करते हैं। लास्ट यानी फिफ्थ हमारी होती है एक्सोस्फीयर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, और ये हमारी 640 किलोमीटर तक हमारी एक्सटेंड होती है हमारे अर्थ सरफेस से। डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज़ वेरी लेस, इस लेयर में जो हमारी डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। ओनली फ्यू लाइट गैसेस, बहुत कम थोड़ी सी गैसेस ही हमारी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, वो हमारी कौन कौन सी है, हाइड्रोजन, हीलियम जो है वो इस तरह की गैसेस हमें यहाँ देखने को मिलती है, और ये बहुत ही लाइट गैसेस होती हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हमारे वाटर वेपर का कितना अमाउंट हमारे एयर में प्रेजेंट है उसकी ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये भी हमारा प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, अलग अलग होता है। वाटर वेपर एंटर द एटमॉस्फेयर थ्रू वेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपोरेशन के द्वारा हमारा वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, ठीक है। फ्रॉम द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, और वाटर वेपोरेशन कहाँ से होता है, वाटर बॉडीज से जो हमारी अर्थ की सरफेस से होती है। हेंस ह्यूमिडिटी ऑफ एयर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड्स, और इस वजह से हमारे एयर की जो ह्यूमिडिटी है वो भी हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है हमारे एल्टीट्यूड्स के साथ। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की क्या इम्पोर्टेंस होती है, यानी हमारा एटमॉस्फेयर क्यों ज़रूरी है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि जैसे मून पर डे और नाइट हमारे क्या होते हैं, डे बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और नाइट बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, लेकिन अर्थ पर ऐसा नहीं होता, ये हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से है। अब किन किन चीज़ों में हमारा हेल्प करता है, सबसे पहले इट हेल्प टू कीप एन इवन टेम्परेचर ऑन प्लेनेट अर्थ, अर्थ के टेम्परेचर को इवन टेम्परेचर को बनाए रखता है, हेल्प करता है। इट शील्ड अस फ्रॉम अनसेफ अल्ट्रावायलेट रेज एंड कॉस्मिक रेज, ये हमारी कॉस्मिक रेज और अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है जो सन से आती है उनसे हमें बचा कर रखता है। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एटमॉस्फेयर हेल्प करता है उसके सर्कुलेशन में द वाटर थ्रू वाटर साइकिल, और ये सर्कुलेशन कैसे होता है, वाटर साइकिल का जो हमारा सर्कुलेशन होता है उसके द्वारा ये हमारे हेल्प करता है, ठीक है बेटा। आपने साइंस में वाटर साइकिल पढ़ा ही होगा कि हमारा वाटर जो होता है ये इवेपोरेट यानी वेपोरेशन के थ्रू ऊपर जाता है, वहाँ पर कंडेंसेशन होता है, और देन ये स्नो या रेन के रूप में फिर नीचे आ जाता है। ओके, एटमॉस्फेरिक गैस सच एज, बहुत सारी एटमॉस्फेरिक गैस जो होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ये हमारी इम्पोर्टेंट होती है हमारी अर्थ के लिए, हमारे अर्थ पर लाइफ के लिए, इसलिए क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ये सारी गैसेस हैं, इसी वजह से अर्थ पर हमारी लाइफ पॉसिबल है। नाइट्रोजन मेंटेन करके रखती है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को, यानी हमारे सॉइल को जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनको ग्रो होने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प करती है प्लांट्स की उनके फूड बनाने में, इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बनाने में हेल्प करती है, और ये जो हम प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स फूड बनाते हैं इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, द वर्ड बायो इज़ एन ओल्ड ग्रीक वर्ड मीनिंग लाइफ, और बायो जो है हमारा पुराना ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लाइफ। द पीस ऑफ द अर्थ इन विच ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, यानी हमारी अर्थ का जो पीस है, हमारी अर्थ का जोड़ा है जिसमें कि हर तरह की लाइफ एग्जिस्ट होती है, हर तरह की लाइफ होती है, यानी प्लांट्स लाइफ भी होती है उसमें, ह्यूमन लाइफ भी होती है, सारी जो हमारे एक्वेटिक यानी प्लांट्स और एनिमल हर तरह की लाइफ देखने को मिलती है, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। द टर्म बायोस्फीयर वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय द ऑस्ट्रेलियन जियोलिस्ट
एडवर्ड स्विस इन 1875, जो हमारा बायोस्फीयर वर्ड है वो सबसे पहले ऑस्ट्रियन जियोलिस्ट जो थे एडवर्ड स्विस जो थे उन्होंने 1875 में सजेस्ट किया था। ठीक है। और द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड द एयर। और हमारा बायोस्फीयर एक नैरो जोन है जिसमें एयर वाटर और लैंड जो है इनका आपस में कांटेक्ट होता है, यानी एयर भी है यहाँ पर, वाटर भी है और हमारा लैंड भी है, एयर वाटर और लैंड सभी है। ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। हमारा अब क्या रीज़न है कि हमारी अर्थ पर ही लाइफ है, यानी हर एक प्लैनेट पर हमारे सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट है उन सभी पर लाइफ तो नहीं है, बट अर्थ पर लाइफ क्यों है? तो इसके लिए क्या रीज़न है? सबसे पहला तो यहाँ का टेम्परेचर, यानी हमारे अर्थ का टेम्परेचर, बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी है कि हमारी अर्थ जो है वो 3rd नंबर पर आती है। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में। तो अर्थ क्या है, ना तो बहुत ज़्यादा सन के नज़दीक है और ना सन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या है, सुटेबल है फॉर द लाइफ एग्जिस्ट के लिए। टेम्परेचर हमारा यानी ये ना तो ज़्यादा हॉट है और ना बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इट इज़ एटमॉस्फेरिक विद ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर है। एक एटमॉस्फेयर में हमारा जो है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, और ऑक्सीजन किस में हेल्प करती है, हमारी ब्रीथिंग में। ठीक है, यानी हम सांस ऑक्सीजन की वजह से लेते हैं, तो ऑक्सीजन एक इम्पोर्टेंट गैस है और ये हमारी अर्थ पर ही मिलती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर मेक द लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। और 3rd है हमारे अर्थ पर वाटर हमारी हर एक उसमें मिलता है, हर यानी ये हमारा सभी तरह की वाटर हमारा गैस के रूप में भी मिलता है, सॉलिड के रूप में भी मिलता है। ठीक है, और लिक्विड रूप में भी मिलता है, तो हर तरह की फॉर्म में मिलता है वाटर। बायोस्फीयर में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 प्लांट्स किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। और जो बायोस्फीयर है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो है प्लांट किंगडम है और दूसरा एनिमल किंगडम है। ओके, मोर देन 10 lakh creature species and 3 lakh plant species are known to exist on the earth। हमारे अर्थ पर 10 लाख और 3 लाख हमारे प्लांट स्पीसीज है। These living beings exist in the zones of contact between the air hydrosphere and the lithosphere। और ये जो लिविंग बीन है ये हमारे किसके कांटेक्ट में आते हैं, बिटवीन द एयर, जो हमारा एयर या हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बीच में आते हैं। द बायोस्फीयर इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इन इट। और बायोस्फीयर जो हमारा है इसमें लिथोस्फीयर भी है, हमारा हाइड्रोस्फीयर भी है, एटमॉस्फेयर भी है। ठीक है, सभी चीज़ें हमारे बायोस्फीयर में इंक्लूड हैं। आवर बायोस्फीयर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। और हमारे सर्वाइवल के लिए हमारा बायोस्फीयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग आर रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ बायोस्फीयर बाय मैनी एक्टिविटीज़। बट क्या है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो अपना बायोस्फीयर की जो एरिया है उसको कम करता जा रहा है, और इसकी वजह से, किसकी वजह से, अपनी खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से। और इस वजह से हमारा जो बायोस्फीयर का जो बैलेंस है, बैलेंस इन बायोस्फीयर, वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब क्यों, किस तरीके से हम उसको इंटरफेयर करें? सबसे पहला क्या है, ह्यूमन जो है ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा कटिंग कर रहे हैं। इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ व्हीकल डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल एंड पोल्यूटिंग द एयर। यानी हम बहुत सारे व्हीकल्स जैसे कार या हमारे बाइक, ये सब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, और ये फॉसिल फ्यूल यानी हमारा पेट्रोलियम, कोल, इन सब चीज़ के ऊपर डिपेंड है, और ये हमारे पोल्यूशन का कॉजेज़ है। जनरेटिंग द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, जो हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को बना रहे हैं, यानी वो जिसको कंपोस्ट नहीं किया जा सकता, जिसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे हम इन वेस्टेज मटेरियल को बना रहे हैं। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द फैक्ट्रीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज को लगा रहे हैं, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारा सॉइल, वाटर और एयर, इन सभी चीज़ों का पॉल्यूशन हो रहा है। नेक्स्ट, वी शुड ट्राई टू
कंजर्व आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट को बचा कर रखना चाहिए। और हमें बहुत सारे वी शुड पार्टिसिपेट इन इंक्रीज द ग्रीन कवर बाय प्लांटिंग मोर ट्री, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने में हेल्प करनी चाहिए। कटिंग ऑफ ट्रीज शुड बी प्रोहिबिटेड, और जो हमारा प्लांट्स है, पेड़ जो हैं, उनको काटना बिल्कुल ही मना होना चाहिए। वी शुड यूज़ कारपूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस द पोल्यूशन, पोल्यूशन को करने के लिए कारपूल या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। कारपूल का मतलब बेटा कि जैसे अगर हम एक ही स्ट्रीट से, यानी एक ही आसपास से नेबर हैं और हम एक ही जगह से जाते हैं, और जहाँ पर हमें जाना है वो एरिया भी एक ही है, तो हम क्या करते हैं, दोनों अलग अलग व्हीकल का यूज़ ना करके एक ही व्हीकल का यूज़ कर सकते हैं और उसी व्हीकल से हम जा सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे हम जो बसेस हैं इनका यूज़ कर सकते हैं। बाय फॉलोइंग सम सिंपल वे, इन सभी सिंपल वे को यूज़ करके हम इनको अपना कर अपने नेचर को कंजर्व करके रख सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।